अच्छा जी, कल के दिन में हम लोगों ने अपने सेशन को ड्रॉप किया था ऑन पेज एसईओ के कुछ चेकलिस्ट और कुछ एलिमेंट्स को पढ़ के, और जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑन पेज एसईओ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन चीज़ों के थ्रू हम लोग अपने ऑन पेज एसईओ को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने वो तमाम कीवर्ड प्रोमिनेंस के पार्ट्स को डिस्कस किया कि किन किन पार्ट के अंदर हमने कीवर्ड्स को ऐड करना है, कीवर्ड्स को किस तरह से हंट करना है, और कीवर्ड्स के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम लोगों ने खास ख्याल रखना है अपनी वेबसाइट के लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने कैनिबलाइजेशन से लेके एक एक चीज को बड़ा डिटेल में जाके डिस्कस किया। यहाँ तक किसी बंदे को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई मसला परेशानी तो बताओ, उसको हम एक बार रिवाइज कर लें, वरना फर्दर आगे मूव ऑन करें। फिर क्लियर है सबको? कोई मसला परेशानी? ऑल क्लियर? डन हो गया। अब हम लोग जरा आते हैं आज के दिन में अपनी एक वेबसाइट पहले खोल के देख लेते हैं और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जो कल के दिन में हम लोगों ने समझ के किया था सारा। मैं जरा इधर आता हूँ और आप लोगों की थी, चलो एक वेबसाइट खोल लेते हैं। ऑन पे रेशियो का काम हुआ था, ऑन पे रेशियो पे काम हुआ था, ठीक है। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट, वो भी आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है और वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे आने के बाद आप लोगों ने एक योस्ट एसईओ का प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। अपने यहाँ पे आना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाना है, एंड जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाओगे, यहाँ से जाके आपने सर्च करना है योस्ट एसईओ। आपके सामने तीन एसईओ के प्लगइन्स आ जाएंगे जो हम लोगों ने कल के दिन में भी डिस्कस किए थे। एक योस्ट एसईओ, दूसरा हमने पढ़ा था रैंक मैथ एसईओ, और तीसरा था हमारे पास ऑल इन वन एसईओ। इसके अंदर हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ को असाइनमेंट क्या थी कल की आपको? आर्टिकल की थी, हाँ आर्टिकल की थी, देर से निकल गई। अच्छा जी, योस्ट एसईओ को आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, आपको यहाँ पे ये योस्ट एसईओ भी लिखा आना नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको जब ये नजर आएगा, इसके साथ ही साथ आपको कुछ आपके पेजेस और पोस्ट के ऊपर भी योस्ट एसईओ का पार्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। वो किस तरह? लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि हम लोगों ने कल के दिन में अपना मेन कीवर्ड निकाला था एक आर्टिकल के लिए, दैट वाज एसईओ पोस्ट, बेस्ट एसईओ पोस्ट, राइट। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाते हैं और एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं उसमें हमें योस्ट एसईओ क्या हेल्प कर सकता है। मैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू पोस्ट में जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट मैं किस बिल्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ, डीवी के डीवी कह रहा हूँ, वर्डप्रेस के अपने गुटेनबर्ग बिल्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मुझे डीवी के बिल्डर पे जाना है तो मुझे उसके लिए यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं डिफॉल्ट एडिटर पे जाता हूँ और यहाँ आके अपना टाइटल लिख देता हूँ, कौन सा? बेस्ट एसईओ कोर्स। और यहाँ पे आके अपना कोई भी चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं अपना एक आर्टिकल। लाइक मैं इधर आता हूँ और चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ, सॉरी चैट जीपीटी, इधर आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। और यहाँ आके इससे एक आर्टिकल लिखवा लेते हैं, 1000 वर्ड्स ब्लॉग ऑन बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर with main keyword best SEO course and secondary keywords of best SEO course in Lahore, best SEO course 2024 with no plagiarism।
और मैं यहाँ आके कर देता हूँ एंटर। और साथ आपने ये भी मेंशन कर देना है विद प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। डन। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके एंटर कर देता हूँ। इसमें दो सवाल थे, तीन कुछ है ये एक आपने लिखा 2024, ये जो है चैट जीपीटी, वो साथ में बताया था इसका 2022 के इतना पीछे रिकॉर्ड पड़ा है, अभी अपडेट नहीं हुआ, और आपने एक नो प्लगइन लिखा प्लेगरिज्म। तो वही फिर वो आएगा, क्या नाम है, कॉपीराइट। देखो आप जब प्लेगरिज्म के बगैर इसको कमांड देते हो ना लिखने की, तो तब भी प्लेगरिज्म आता है, बट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको आपको इस पे मेहनत करनी थोड़ी कम हो जाती है। आता है कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म फिर भी, तो उससे बचने के लिए आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ी होगी खुद। सेकेंडली एक हमारे पास टाइप होती है जिसके अंदर हम कॉन्टेंट्स को ह्यूमनाइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके कॉन्टेंट्स को ह्यूमनाइज कर देते हैं, आप उसमें भी जाके अपने प्लेगरिज्म को थोड़ा सा कम करवा सकते हो, ठीक है। बट आपको चेंजिंग इसके अंदर करनी पड़ेगी आज के दिन में हम लोग समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हम इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। बट जब आपने इससे आर्टिकल लिखवाना है तो उसमें आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी इसके अंदर, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते वरना प्लेगरिज्म इशू आएगा। सेकेंडली जो मैंने 2024 लिखा है, 2024 एक्चुअली मैंने लिखा है अपना सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे। मैंने इसको ये नहीं कहा कि अपने 2024 का डाटा निकाल के दो, क्योंकि मुझे पता वो ये नहीं निकाल के दे सकता आज के दिन में, ठीक है। तो मैं इसको एज अ सेकेंडरी कीवर्ड दे रहा हूँ। मेन और सेकेंडरी कीवर्ड में क्या फर्क है ये तो हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो मैं यहाँ से आता हूँ और इस पूरे डाटा को उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पे सेट करता हूँ नीचे तक, एंड यहाँ आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने वापस वेबसाइट पे आके यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। डन। मैंने कर दिया इसको यहाँ पे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और जब लास्ट टाइम हम लोग आ रहे थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप लोगों ने देखा था कि मेरे पास यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा था। ये पार्ट आपके पास तब शो होना शुरू होगा जब आप योस्ट एसईओ के प्लगइन को अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर दोगे, एक्टिव कर दोगे। योस्ट एसईओ के प्लगइन को एक्टिव करने के बाद योस्ट एसईओ कुछ इस तरह की चीजें आपको शो करना शुरू कर देगा। इसमें क्या करेगा, सबसे पहली चीज वो मुझसे पूछ रहा है आपका फोकस की फ्रेज क्या है। फोकस की फ्रेज क्या होता है, मेरा जो आर्टिकल का या मेरे जो वेब पेज का मेन कीवर्ड है वो मेरा क्या कहलाता है, मेरा फोकस की फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं फोकस की फ्रेज लिख देता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स। मैंने कल निकाला था अपना मेन कीवर्ड बेस्ट एसईओ कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आके वही अपना मेन कीवर्ड मेंशन कर देता हूँ। मेंशन करने के बाद मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कौन सी, एसईओ टाइटल की। एसईओ टाइटल ही किसको कह रहा है, मेरे मेटा टाइटल को। मेटा टाइटल क्या होता है मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इधर आके सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैं करता हूँ एंटर। मैं नीचे आता हूँ, ये जो यहाँ पे टाइटल शो कर रहा है ये क्या है, मेरा मेटा टाइटल। और आपका जो मेन कीवर्ड है वो एक दफा मेटा टाइटल के अंदर लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने मेटा टाइटल के अंदर इसको बाय डिफॉल्ट तो इसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड हुए हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कि इसने ऑटोमेटिकली इन चीजों से मेरा मेटा टाइटल उठाया हुआ है। मैं जरा इसको क्रॉस करता हूँ और अपनी मर्जी का कोई मेटा टाइटल ऐड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स, जो मेरा मेन कीवर्ड है इन लाहौर, और मैं साथ बेस्ट 2024, चलो ये मैंने एक अपना मेटा टाइटल ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल अपने मेन कीवर्ड के साथ, ठीक है। ये जो आपका मेटा टाइटल की लाइन बार है ये याद रखना हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये रेड के ऊपर फॉल कर रही है तो इसका मतलब है आपका मेटा टाइटल सही नहीं है, ठीक है। ग्रीन मेटा टाइटल की बार के साथ नेक्स्ट पार्ट पे आपने आ जाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्लग। स्लग क्या होता है, क्या होता है, हैं? हाँ जी बताएं। जो आपका जो प्रोडक्शन है उसके एंड पे नाम आता है, एंड पे नाम होता है, ठीक है। आप ये कहते हैं पीछे बैठे हो .com के बारे में, बिल्कुल ठीक है, दोनों ने ठीक है। मैं आपको थोड़ा मजीद डिफाइन कर दूं, आपकी वेबसाइट के यूआरएल के अंदर इसको प्रॉपर्ली अगर आपने मेंशन करना हो तो वेबसाइट के यूआरएल के अंदर डोमेन के बाद जो आपकी चीज आ रही होती है ये आपका क्या कहलाती है, स्लग कहलाती है। आपका हर वेब पेज के लिए एक डेडिकेटेड स्लग असाइन किया जाता है जिसके ऊपर आपका यूआरएल चेंज होता है उस वेब पेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस वेब पेज के लिए भी एक स्लग का टाइटल देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रीव्यू के अंदर मेरी डोमेन शो हो रही है बट उससे आगे भी कुछ नहीं शो हो रहा है। वो आगे वाला पार्ट मैंने स्लग के अंदर देना है और स्लग में मैंने क्या देना है, अपना मेन कीवर्ड या वो कीवर्ड जो गूगल को इंटेंट बताए कि मेरा मेन कीवर्ड ये है। राइट नाउ मैं अपना मेन कीवर्ड ही दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे बेस्ट एसईओ कोर्स। स्लग आप खुद बाय डिफॉल्ट भी बन जाता है बट वो जो बाय डिफॉल्ट बनता है वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं बनता, ठीक है।
सेकेंडली कीवर्ड दिया था बेस्ट एसईओ कोर्स इन 2024 एंड बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स एंड दैट्स इट। मैंने बेस्ट एसईओ कोर्स क्या कर दिया, अपना स्लग ऐड कर दिया। मैं जरा इसको बंद करता हूँ, ठीक है। स्लग के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आ जाता है कौन सा, मेटा डिस्क्रिप्शन का। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड नहीं करते हो तो ये आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से भी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन उठा रहा होता है, बट आपको मेटा डिस्क्रिप्शन अलग प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐड करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ये मैं आपके मेटा टाइटल के नीचे जो आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन एक्चुअली आपकी क्या कहलाती है, मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ये हम कल के दिन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये आप यहाँ से आके अपने लिए खुद मैन्युअली डिजाइन कर रहे होगे। DCS IT 107 में लिंक नहीं है, मैंने 6 में भेज दिए, 7 में भी भेज दो कोई बंदा। वो लोग बेचारे कह रहे हैं क्लास के लिंक नहीं है उधर, कोई बंदा भेज दे वहाँ पे लिंक, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मैन्युअली आके अपने उस डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है, जिसके अंदर अगेन आपका मेन कीवर्ड एक दफा लाजमी आना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, कोई भी मेन कीवर्ड के साथ बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर विद कोई भी आगे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ फॉर नाउ। आपने इस तरह के टेक्स्ट पे रिलाई नहीं करना, बट यस आपने इतना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है जिससे आपका जो बार है ये बार ग्रीन हो जाए। एंड हेयर यू गो, यहाँ तक आपने अपने बार को रेड या येलो के पार्ट तक नहीं रुकवाना है, आपने अपने जो ये वाला बार आ रहा है इस बार को ग्रीन करना है। और ग्रीन करने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने टेक्स्ट ऐड की ये टेक्स्ट ऐड कर दो तो वो भी एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली डिफाइंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड भी आ रहा होगा एक दफा, और उस मेन कीवर्ड के बाद लास्ट पे आप लोगों ने इस ग्रीन बार को भी अपना पूरा चेक कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको। इसके बाद जो मेन काम की बात आ गई वो आ गई इधर नीचे एसईओ एनालिसिस के ऊपर। आपने एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करना है और इधर देखना है एंड हियर यू गो। आपके ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज इस योस्ट एसईओ को लगेगा कि इस वेब पेज के अंदर या इस पोस्ट के अंदर नजर आ रहे हैं, वो सारे इश्यूज ये आपको यहाँ पे बताना शुरू कर देगा। उतने इश्यूज बताएगा ये फ्री वर्जन, जितने फ्री में ये आपको बता सकता है। बाकी मेन टेक्निकल इश्यूज के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ रहा होगा। फ्री में ये मुझे क्या बता रहा है, सबसे पहला इशू क्या आ रहा है इसको कि भाई आउटबाउंड लिंक कोई भी नहीं है इस वेब पेज के अंदर। आउटबाउंड लिंक था क्या मेरे पास, क्या था आउटबाउंड लिंक? पेज बनाने के लिए जो ऊपर लिंक यूज होता है ये वाला लिंक, राइट, यही वाला था। या इस लिंक का जो ये आउटर पार्ट था सारा ये वाला पार्ट था आउटबाउंड लिंक में, ऊपर वाला, ऊपर वाले का आउटर पार्ट था सिर्फ या पूरा लिंक था? हाफ हाफ था। ये वाला इतना पार्ट इनबाउंड लिंक था और उससे अगला पार्ट आउटबाउंड लिंक था, राइट, यही था। यही था बिल्कुल ऐसे ही था ना कि मेरी डोमेन जो थी इस डोमेन से अंदर अंदर तक सारा पार्ट मेरा इनबाउंड लिंक था और डोमेन के आगे वाला सारा पार्ट आउटबाउंड लिंक था, ऐसे ही था। क्या हो गया बताओ, ये था या नहीं था? आपके पीछे जो बैठे हुए हैं यही था, इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक यही था, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आप साथ जो बैठे हैं नहीं पता इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक का क्या होता है? अच्छा, इंटरनल का पता है, इनबाउंड आउटबाउंड का नहीं पता, ठीक है। आपके आगे जो बैठे हुए तो शायद गूगल पे सर्च ही कर रहे हैं क्या होता है आउटबाउंड लिंक इनबाउंड लिंक। नहीं है तो वैसे बता दो, कल पढ़ा नहीं था हमने क्या होता है? कल पढ़ा हम लोगों ने क्या होता है, क्या होता है इनबाउंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, ठीक है। क्या होता है आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक? आपके पीछे जो बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, ये सारा आउटबाउंड लिंक है, ठीक है। आपके पीछे जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, डोमेन के अगला सारा पार्ट मेरा आउटबाउंड लिंक है और डोमेन से पीछे वाला सारा पार्ट मेरा इनबाउंड लिंक है, ऐसी है। हाँ जी, आप जो बैठे हुए इधर, नो आइडिया। हाँ जी, इधर आप पीछे, फाइजल इधर आप पीछे, नो आइडिया। आप लास्ट में इधर, किसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे तो वो आउटबाउंड लिंक कहलाएगा, ऐसी है। हाँ जी, नो आइडिया। हाँ जी, आपके पीछे, हाँ जी कल आए, वेरी नाइस। हाँ जी मोहित साहब, आउटबाउंड लिंक आइडिया नहीं। हाँ जी, आप
बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल लिंक था क्या मेरे पास? हमारी वेबसाइट से कोई लिंक हम किसी वेबसाइट के ऊपर और कोई वेबसाइट। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। मैं जरा आपको दोबारा बता देता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था दो तरह के लिंक्स होते हैं, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक को हम इनबाउंड लिंक भी कहते हैं और एक्सटर्नल लिंक को हम आउटबाउंड लिंक भी कहते हैं। इंटरनल या इनबाउंड लिंक कौन सा होता है? जो यूजर को मेरी ही वेबसाइट के किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाता है। और आउटबाउंड या एक्सटर्नल लिंक कौन सा होता है? जो यूजर को मेरी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा होता है, वो मेरा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल या फिर आउटबाउंड लिंक। गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हर वेब पेज पे इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों लिंक्स लगे होने चाहिए। क्यों ये कहता है? गूगल के क्रॉलर वेबसाइट्स को क्रॉल किस तरह करता है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेना। आगे जाके हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं। आप लोग पहले गूगल सर्च कंसोल पढ़ा हुआ आप लोगों ने? नहीं पढ़ा हुआ। गूगल की तरफ से एक टूल होता है गूगल सर्च कंसोल, इसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले बस इतना समझ लो कि गूगल किस तरह से वेबसाइट्स को क्रॉल करता है। जब आपने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जांपल उसके 5 वेब पेजेस बना लिए, एक बना दिया W1, एक बना दिया W2, एक बना दिया W3, एक बना दिया W4 और एक बना दिया W5। 5 वेब पेजेस बना दिए आपने अपनी एक वेबसाइट के। गूगल का क्रॉलर क्या करेगा? गूगल का क्रॉलर यूं समझ लो वो एक बॉट है जो कि आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए आपकी वेबसाइट पे आता है। गूगल का क्रॉलर या गूगल का बॉट आपके इस मेन वेब पेज पे आएगा और यहाँ पे आके पूरी वेबसाइट का पेज क्रॉल करने के बाद इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स को तलाश करना शुरू कर देगा। जो इनबाउंड लिंक्स लगे होंगे उन इनबाउंड लिंक्स के थ्रू आपके वो दूसरे वेब पेजेस पे जाएगा और जाके उनको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। और जो आउटबाउंड लिंक्स लगे होंगे उन आउटबाउंड लिंक्स के थ्रू वो दूसरों की वेबसाइट्स तक जाएगा और जाके वहां उनको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। यही एक पूरा सर्कल है जिसके थ्रू पूरी दुनिया की वेबसाइट्स एक दूसरे को लिंक देते देते इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक से कनेक्शन बिल्ड करती है, जिनके थ्रू गूगल के क्रॉलर एक वेबसाइट से उसके दूसरे वेब पेजेस और दूसरी वेबसाइट्स तक मूव ऑन करना शुरू कर रहा होता है, राइट। गूगल ये कहता है कि भाई आपने हर वेब पेज के अंदर एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड लिंक लाजमी देना है। यहाँ पे मैंने इस पूरे आर्टिकल के अंदर इस पूरे वेब पेज पे कोई आउटबाउंड लिंक नहीं दिया, कोई इनबाउंड लिंक नहीं दिया, तो मुझे कह रहा है भाईजान कोई लिंक नहीं है, एक एसईओ का एरर है, पहले ये लिंक ऐड करो। मैं कहता हूँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पे मुझे वो क्या इशू दे रहा है? इमेजेस। भाईजान आपके आर्टिकल के अंदर कोई इमेज नहीं है, आपने सीधा का सीधा टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिख दिया सारा। गूगल ये कहता है कि अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर दो चीजें ऐड नहीं करते हो, एक हेडिंग्स और एक इमेजेस, तो आप अपने यूजर का टाइम वेस्ट करवा रहे हो। और यूजर का टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि गूगल आपके आर्टिकल को कभी रैंक नहीं करने वाला। तो यूजर का टाइम बचाने के लिए आपने दो चीजें प्रॉपर्ली डिफाइंड लाजमी मेंशन करनी है। नंबर 1 इज योर हेडिंग्स एंड नंबर 2 इज योर इमेजेस। ठीक है, इमेजेस और हेडिंग्स इन दोनों को आपने लाजमी ऐड करा होना है। एक चीज याद रखना, इमेजेस जब भी आप ऐड करोगे तो उनकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होगे, यानी कि हर इमेज के बैकएंड पे एक ना एक ऑल्ट टेक्स्ट ऐड कर रहे होगे। ऑल्ट टेक्स्ट का तो सबको पता है ना क्या होता है, जो इमेज के पीछे ऑल्ट टेक्स्ट लगाते हैं जो गूगल को इमेज के बारे में डिफाइन करता है, राइट। तो ऑल्ट टेक्स्ट आपने हर इमेज के पीछे ऐड कर रहे होने और उसके साथ आपने हेडिंग्स की हायरार्की और इमेजेस को, इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके मेंटेन कर रहे होने। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इशू इसको क्या लग रहा है? कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड कितना आ रहा है मेरे इस पूरे आर्टिकल के अंदर, मेरा कीवर्ड कितनी दफा टोटल आ रहा है, ये मेरी कीवर्ड डेंसिटी बताती है। वो कहता है कि आपका आर्टिकल के अंदर ऑलमोस्ट 19 टाइम्स आपका कीवर्ड आना चाहिए था, बल्कि जो कि कितनी दफा आ रहा है? 21 टाइम्स आ रहा है। आप कहीं से 2 दफा अपने आर्टिकल में से कीवर्ड को माइनस कर दो, वरना आप ग्रे हैट एसईओ की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो मैं अपने आर्टिकल को देख के उसमें से कीवर्ड्स फाइंड करके जहां जहां मुझे लगता है कि बगैर जरूरत के ऐड हुआ है वहां से मैं उसको कम कर दूंगा। अगर हर जगह प्रॉपर्ली रेलिवेंट कंटेंट के साथ ऐड हुआ है तो फिर मैं इसको माइनस वहां से नहीं करूंगा। डन। ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर पे मेरे पास आता है की फ्रेज इन एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच। वो मुझे क्या कहता है? आपका जो एसईओ टाइटल है वो आपका मेन कीवर्ड का एग्जैक्ट मैच नहीं है। मेरा मेन कीवर्ड क्या मैंने रखा था यहाँ पे? सिर्फ बेस्ट एसईओ कोर्स, और मैंने यहाँ पे एसईओ टाइटल क्या लिख दिया? बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर 2024। ये मेरा मेन कीवर्ड तो नहीं था। तो गूगल ये कहता है कि आपका जो मेन टाइटल है उसके अंदर एक दफा आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए लाजमी, सेकेंडरी कीवर्ड नहीं आना चाहिए। यहाँ तो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड था, मैंने तो वो ऐड कर दिया। तो वो कहते हैं यार आपका एग्जैक्ट मैच नहीं बन रहा, ये तो ट्रांजिशन कीवर्ड बन रहा है। अगर आपने ऐड करना है तो खाली एक अपना मेन कीवर्ड ऐड करो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके कोई और जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है वो लाइन ब्रेक करके आप कर रहे होगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? इंप्रूवमेंट्स के बाद नेक्स्ट नंबर पे गुड रिजल्ट्स। ये भी गुड रिजल्ट्स क्यों आ गए? क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया, ना लिखवाता तो ये गुड रिजल्ट्स भी ना आते शायद, मैंने जैसे अगर खुद लिखता तो। गुड रिजल्ट्स में वो कहता क्या? की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन क्या होता है मेरा? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। H1 के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है आपका, वो क्या है? आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और कल हमने पढ़ा था हमारा की फ्रेज लाजमी तौर पे कहाँ आना चाहिए? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद की फ्रेज लेंथ, गुड जॉब, ठीक है। मेरी की फ्रेज की जो लेंथ है वो अच्छी है, ना छोटी है ना लंबी है, अच्छी की फ्रेज लेंथ है। मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। मेटा आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो भी ठीक है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? कोई बंदा बता सकता है? आप इधर जो लास्ट में बैठे हुए, वो कहता है कि अच्छी बात है आपने ये की फ्रेज पहले यूज नहीं किया, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ जी, इधर भाईजान आप। आपने ये कीवर्ड की फ्रेज पहले किसी अपने दो वेबसाइट उसमें अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात ये कि अगर मैं मतलब कर लेता हूँ, अगर मैं कर लेता हूँ तो उससे क्या होगा? वो आप गूगल आपकी जब आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा हिस्ट्री से जानेगा कि कौन सा एक कीवर्ड के ऊपर कौन सा आपका पेज अच्छा है, तो वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकेगा। इस इशू को हम कहते हैं क्या है? इस इशू का नाम क्या है? कैनिबलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जो लोग कल अगर नहीं आए थे मैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप जब भी अपनी एसईओ कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखना, एसईओ के अंदर अब हम लोग कभी भी अपना वर्ड वेबसाइट पूरा यूज नहीं कर रहे होंगे, हम हमेशा वर्ड वेब पेज यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप हमेशा एसईओ हर स्पेसिफिक वेब पेज के लिए अलग अलग करते हो, कभी भी पूरी वेबसाइट के लिए नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप इसी तरह अपनी पूरी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस की एसईओ एक ही कीवर्ड के ऊपर कर देते हो तो वो आपके लिए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बन जाती है। और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होती है कि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर अपने मल्टीपल वेब पेजेस रैंक करवाना चाह रहे हो। जब आप एक ही कीवर्ड क्यूरी पे मल्टीपल वेब पेजेस रैंक करवाना चाहते हो तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि यूजर की क्यूरी करने पे आपका कौन सा स्पेसिफिक वेब पेज को रैंक किया जाए, क्योंकि ये तो चीज आपको पता है कि गूगल पूरी वेबसाइट नहीं रैंक करता, आपका स्पेसिफिक वेब पेज रैंक कर रहा होता है, या होम पेज कर रहा होगा या कोई और पेज कर रहा होगा। तो अब वो उस स्पेसिफिक क्यूरी पे कौन सा पेज रैंक करे उसमें वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और उसके सिलसिले में आके आपकी रैंकिंग को खाना शुरू कर देगा। इस वजह से आपने कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से बचना है और हर एक वेब पेज पे अलग अलग कीवर्ड ऐड कर रहे होना है। या वो मुझे क्या कह रहा है? अच्छी बात क्या है कि ये की फ्रेज आपका पहले यूज नहीं हुआ हुआ, यानी कि कैनिबलाइजेशन नहीं होगी, ये आपका एक नया की फ्रेज है, तो अच्छी बात है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद की फ्रेज आपका स्लग में आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो मैंने स्लग ऐड किया है ये बेस्ट एसईओ कोर्स, इसके अंदर मेरा की फ्रेज आ रहा है, कहता है ये भी अच्छी बात है, ठीक है। स्लग के बाद मेरा सब हेडिंग्स के अंदर की फ्रेज आ रहा है, ये मुझे चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया, बट अच्छी बात है, मेरा सब हेडिंग्स में आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है? H2 और H3 की जो 4 सब हेडिंग्स हैं उनके अंदर मेरा की फ्रेज आ रहा है। H1 से लेके H6 तक की सारी हायरार्की याद है सबको? हम लोगों ने एक ही उसमें डिस्कस की थी। H1 हमारा मेन टाइटल होगा, H1 की तमाम सब हेडिंग्स बेशक वो कंटेंट के लास्ट में आ रही हैं, जहां भी आ रही हैं वो सारी H2 में आएंगी। H2 की तमाम सब हेडिंग्स H3 में आएंगी और H3 की तमाम सब हेडिंग्स H4 में आएंगी। वो मुझे कहता है कि आपकी जो सब हेडिंग है, मेन टाइटल H1 में तो कीवर्ड आ गया आपका, आपकी जो सब हेडिंग्स है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए, जिसकी वजह से वो मुझे कह रहा है कि गुड जॉब, आपने H2 एंड H3 में भी अपना की फ्रेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ, मेरा जो पूरा आर्टिकल है वो 877 वर्ड्स के ऊपर चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है, वो कहता है ठीक है जी यार ये अच्छी बात है, आप इसको लेके चल सकते हो। मेनली जो काम चलता है एसईओ के अंदर वो क्या चलता है? जब भी आप किसी कंपनी के लिए आर्टिकल लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो वो कंपनी की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, भाईजान मुझे योस्ट एसईओ का पेज फुल ग्रीन चाहिए आपके आर्टिकल के लिए, मुझे रेड लिंक्स नहीं चाहिए, मुझे फुल ग्रीन चाहिए। फुल ग्रीन का मतलब क्या है कि जितने भी रेड इश्यूज आ रहे हैं इन सब रेड इश्यूज को आपने सोल्व करके मुझे फुल ग्रीन आर्टिकल लिख के देना, ठीक है। जब भी अब आप किसी क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिख रहे होगे, क्लाइंट के लिए वेब पेज बना रहे होगे या अपने लिए काम कर रहे होगे, आपने एक चीज का सिर्फ ख्याल रखना है कि आपने हर वेब पेज को पहले डेडिकेटेडली उसको फुल ग्रीन पेज के ऊपर लेके आ रहे होना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी रेड इश्यूज को खत्म करना है और अपने वेब पेज को, अपने आर्टिकल को फुल ग्रीन वेब पेज के ऊपर लेके आना है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
इम्प्रूवमेंट का पहले वाला की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा एसईओ टाइटल है ये वाला, इस एसईओ टाइटल के अंदर बेस्ट एसईओ कोर्स, इसको आपने यहाँ तक रखना है जो मेरा मेन कीवर्ड है, और उसके बाद फर्दर आगे लाइन ऐड करके आपने कुछ और ऐड करना है तो आप करोगे, तो आपका वो मेन कीवर्ड होगा उसका एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, ये प्रॉपर मेन कीवर्ड आ जाएगा मेरा, ये मजीद उसमें इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? चला गया इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट? ठीक है, लाइन ऐड करके आप कुछ ऐड कर दो, आपका चला जाएगा उसके अंदर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जो लोग कल नहीं आए थे और जिनको इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये की फ्रेज हमने कहाँ पे ऐड करना, उनके लिए मैं चेकलिस्ट एक बार दोबारा लिख देता हूँ ऑन पेज की, मैंने कल भी आप लोगों को लिख के बताया था। आप लोगों का जो मेन कीवर्ड है वो तमाम आउटबाउंड लिंक, देखो अगर आप अपने फेसबुक का लिंक लगा देते हो वो आउटबाउंड लिंक है, आ गया यार, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों का की फ्रेज प्रोमिनेंस का पार्ट, यानी कि आपने की फ्रेज कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, बट आप लोगों ने कल की एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेनी है, क्योंकि उसके अंदर हमने कीवर्ड इंटेंट्स को बहुत डिटेल में जाके इन डेप्थ समझा हुआ है कि कीवर्ड्स के मकसद क्या क्या किस किस तरह से होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोमिनेंस को मैं एक दफा बता देता हूँ, आपका जो कीवर्ड है, हर कीवर्ड आपके हर वेब पेज के स्लग के अंदर आना चाहिए लाजमी, मेन कीवर्ड आपके मेटा टाइटल के अंदर आना चाहिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आना चाहिए, आप लोगों के वो H1 के टैग के अंदर आना चाहिए, आप लोगों की कुछ सब हेडिंग्स के अंदर आना चाहिए, आप लोगों के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो आपकी क्वांटिटी बचेगी, बाकी क्वांटिटी को आपने अपने बाकी पूरे कंटेंट के अंदर डिवाइड कर देना है। लाइक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, 20 दफा आपने कीवर्ड ऐड करना है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 दफा तो इन चीजों में आ जाएगा, बाकी 14 दफा आपने कीवर्ड अपने बाकी सारे कंटेंट में डिवाइड करके ऐड कर रहे हो अपने आर्टिकल में। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म का? ऑल गुड, ऑल क्लियर? पीछे लास्ट पे इधर सबको क्लियर है? डन हो गया। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं वापस अपनी उन्हीं एसईओ स्लाइड्स के ऊपर जिनको हम लोगों ने कल के दिन में छोड़ा था। इस के अंदर कुछ मजीद एडवांस चीजें हैं काफी, जिनको हम लोग अभी नहीं, हम लोग इनको टेक्निकल एसईओ के अंदर जाकर कवर करेंगे। ठीक है, ये कैनोनिकल यूआरएल्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्ब टाइटल क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, अभी के लिए आप लोगों के लिए कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी। अभी हम लोग को मेन जिस चीज को मूव ऑन करने वाले हैं इज आर लिंकिंग। ठीक है, तो हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट इंशाल्लाह इन पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। राइट नाउ हम लोग जरा मूव करते हैं लिंक्स के ऊपर। लिंक्स क्या होते हैं और किस किस तरह के लिंक्स होते हैं, ऑफ पेज एसईओ के अंदर किस किस तरह से लिंक्स को यूटिलाइज किया जाता है। मैं जरा इधर आ जाता हूँ, नीचे आता हूँ, एंड ये आ गया मेरा ऑफ पेज एसईओ। मैंने आप लोगों को एक चीज तो कल बताई थी, ऑन पेज एसईओ क्या है, जिसके अंदर मैं वो तमाम काम कर रहा हूँ जो मैं अपनी ही वेबसाइट पे रहते हुए अपनी वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ। राइट, यही अभी तक हमने काम किया है। हम योस्ट एसईओ के अंदर आए हैं, हमने कीवर्ड्स ऐड किए, हमने यूआई यूएक्स बेहतर किया, सब हेडिंग्स ऐड की, हेडिंग्स ऐड की, इमेजेस ऐड किए, ये सारे काम हमने क्या किए, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर रहते हुए किए। अब जो हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ की, ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या होगा, हम सारे वो काम कर रहे होंगे जो अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए नहीं, किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाके काम करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। ये सारे काम मेरे क्या कहलाएंगे, ऑफ पेज एसईओ के अंदर कहलाएंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जरा यहाँ पे एक छोटी सी टर्म पहले आप लोगों ने समझ लेनी है, दैट टर्म इज आर डीए पीए एंड स्पैम स्कोर। जरा इसको जरा ध्यान से समझ लेना, ये क्या होता है। आपकी पूरी की पूरी ऑफ पेज एसईओ इस चीज के ऊपर डिपेंड होने वाली है, दो चीजों के ऊपर, डीएपीए और आपकी बैकलिंकिंग के ऊपर। ये दो चीजें बस आप ध्यान से समझ लो, आपको समझ लग जाएगी कि एक्चुअल के अंदर ऑफ पेज एसईओ है क्या। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो गूगल आपकी वेबसाइट को कितनी अहमियत देता है ये आपकी डोमेन अथॉरिटी बताती है, और गूगल आपके एक स्पेसिफिक वेब पेज को कितनी अहमियत देता है ये आपकी पेज अथॉरिटी बताती है। क्लियर हुआ? यानी कि गूगल आपकी एक वेबसाइट का पूरा वेबसाइट है, उसको क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो इंपॉर्टेंस आपकी जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा वो आपको वेबसाइट को इंपॉर्टेंस दे रहा होगा। सिमिलरली हर वेब पेज को स्पेसिफिकली गूगल जितनी इंपॉर्टेंस दे रहा होगा उतनी उस स्पेसिफिक वेब पेज की पेज अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अब ये डी और पी चेक किस तरह होती है, मैं जरा यहाँ पे आता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे आके आपको चेक करके दिखाता हूँ। गूगल पे जाता हूँ और मैं जाके सर्च करता हूँ मॉज डीए चेकर, मैं एंटर कर देता हूँ, मेरे पास पहला लिंक आ गया, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आईडी यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट खोल लेता हूँ, इसका यूआरएल उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं इसका यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ चेक अथॉरिटी।
यहाँ पे इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी आ रही है 17। अभी जो डोमेन अथॉरिटी है ये एक्चुअल में होती क्या है, जब आपको वेबसाइट स्टार्ट करते हो इनिशियली आपकी डोमेन अथॉरिटी यानी कि डीए कितनी होती है 1। जैसे जैसे आपको अलग अलग हायर डीए वाली वेबसाइट से बैकलिंक मिलना शुरू होता है वैसे वैसे आपकी वेबसाइट्स की डीए क्या होती है इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल बैकलिंक का क्या मतलब है, मेरी एक वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी है 10, आपकी वेबसाइट है जो बिल्कुल नई बनी है और उसकी डोमेन अथॉरिटी है 1। आप मेरे पास आते हो और आके कहते हो सर अपने किसी वेबसाइट के अंदर कहीं से मुझे एक आउटबाउंड लिंक दे दो जो मेरी वेबसाइट के ऊपर यूजर को लैंड करवा दे। जैसे मैं अपनी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को आउटबाउंड लिंक दूंगा आपकी डीए क्या हो जाएगी 2, क्योंकि अब हायर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट ने क्या किया है, एक लोअर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट को बैकलिंक दिया है, उसको एक लिंक प्रोवाइड किया। जब भी लिंक हायर डोमेन अथॉरिटी से लोअर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट की तरफ जाएगा तो उसकी डीए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो डीए इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि आप हायर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से अपने लिए बैकलिंक्स जनरेट कर रहे होगे। अब बैकलिंक होता है क्या, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले ये समझ लो कि ये जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के एलिमेंट्स हैं यानी कि ये जो मेजरिंग यूनिट्स हैं ये गूगल के नहीं है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई डीए और पीए पूरे के पूरे गूगल की वेबसाइट्स के लिए यूज होते हैं, तो शायद ये गूगल के कोई टूल है या गूगल के मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो एक चीज आपने अपनी ज़हन से क्लियर कर देनी है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी डीए और पीए ये दोनों में से कोई भी मेजरिंग यूनिट ऑफिशियली गूगल का मेजरिंग यूनिट नहीं है। ये दोनों मेजरिंग यूनिट्स हैं किसके, मोज के। किसके मेजरिंग यूनिट्स हैं ये, मोज के। मॉस एक्चुअली एक और प्लेटफॉर्म है जिसने एक्चुअल में अपने ये मेजरिंग यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया वेबसाइट्स की वैल्यू को चेक करने के लिए कि गूगल किस वेबसाइट को क्या वैल्यू दे रहा है। उस चीज को चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी कि थर्ड पार्टी बंदा मोज था जिसने अपने इन मेजरिंग यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, डीए को और पीए को। ये डीए और पीए इतने हाई एक्यूरेसी के साथ डाटा हमें बताना शुरू कर गए कि इनकी एक्यूरेसी को देखते हुए लोगों ने इसको एक मेन एलिमेंट बना लिया अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को चेक करवाने के लिए। रैंकिंग को चेक करवाने के लिए क्या मतलब है कि जितनी हाई आपकी आज के दिन में डीए होगी उतना ही हाई चांस होगा कि आपकी वेबसाइट ज्यादा ऊपर टॉप पे रैंक कर रही हो। क्लियर है सबको? यहाँ पे अब एक छोटा सा सवाल ये भी रेज होता है, सर ऑफ पेज एसईओ है असल में कितनी इंपॉर्टेंट? क्या अगर हम लोग ऑफ पेज एसईओ नहीं करते तो क्या हम रैंक कर सकते हैं? स्पैम स्कोर पे हम आने वाले हैं, नेक्स्ट उसी का है, ठीक है। छोटा सा सवाल यहाँ पे एक ये भी रेज होता है, सर अगर हम लोग ऑफ पेज एसईओ नहीं करते हैं तो क्या हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं? एक चीज याद रखना, हर एक वेबसाइट की एक बैकलिंक प्रोफाइल होती है। वो बैकलिंक प्रोफाइल ये बताती है कि वो ऑफ पेज एसईओ के ऊपर कितना काम कर रहा है। ऑफ पेज एसईओ एक्चुअल के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड कंटेंट है। कॉम्पिटिटिव बेस्ड कंटेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर आता हूं और यहां पे आके सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग और मैं कर देता हूं एंटर। अब जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर टॉप पे नंबर 1 पे वेबसाइट रैंक कर रही है, ये क्यों कर रही है? अच्छी ऑन पेज एसईओ की वजह से, अच्छी ऑफ पेज एसईओ की वजह से और अच्छी टेक्निकल एसईओ की वजह से। अगर मैं इस वेबसाइट ये वेबसाइट जितनी ऑफ पेज एसईओ कर रही है, अगर मैं अपनी ऑन पेज एसईओ भी इसके जितनी अच्छी कर लेता हूँ, टेक्निकल एसईओ भी इसके जितना अच्छा कर लेता हूँ, तो उसके बाद गेम आ जाएगी मेरी कहाँ पे? ऑफ पेज एसईओ पे। अगर मैं इससे ज्यादा अच्छी ऑफ पेज एसईओ करूंगा तो मैं इससे ऊपर रैंक कर सकूंगा, वरना यही टॉप स्पॉट के ऊपर जगह जमाई बैठेगी। बट अगर इन केस मैं कोई इजी कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ कोई बहुत ही लॉन्ग टेल और एक बहुत ही इजी सा कीवर्ड है जिस कीवर्ड के ऊपर पहले से जो बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है वो ऑफ पेज एसईओ में कोई खास काम नहीं कर रहा, उस केस के अंदर क्या होगा? अगर मैं बेसिक लेवल का ऑफ पेज एसईओ करके जाता हूं तब भी मैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवा सकता हूं। तो ऑफ पेज एसईओ कितनी जरूरी है? वो इतनी जरूरी है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर ऑफ पेज एसईओ पे काम कर रहा है तो आपको उससे बेहतर ऑफ पेज एसईओ के ऊपर काम करना है, तब भी आप गूगल पे रैंक कर पाओगे, वरना आप रैंकिंग नहीं ले पाओगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब ऑफ पेज एसईओ के लिए डीएपीए क्या होता है, इस चीज को हमने पढ़ लिया। डीएपीए के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है स्पैम स्कोर का। स्पैम स्कोर दो चीजों से बढ़ता है। एक ये चीज स्पैम स्कोर होता है कि एक्चुअली ये समझ लो, ये भी जो है ना स्पैम स्कोर आपको थर्ड पार्टी टूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, लाइक मोज आपको प्रोवाइड करता है आपका वेबसाइट का स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर बताता क्या है? स्पैम स्कोर ये बताता है कि भाई एक तो आपकी वेबसाइट के लिंक्स
अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव या स्पैमी वेबसाइट्स के ऊपर लगे हुए हैं तो वो भी आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ा रहा होता है। और सेकेंडली कोई भी ऐसा फैक्टर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म हो रहा है जिस फैक्टर से आपकी वेबसाइट पेनलाइज होने के चांसेस हैं, आपकी वेबसाइट बंद होने के चांसेस हैं गूगल की वजह से, तो वो तमाम फैक्टर्स आपकी वेबसाइट के लिए स्पैम स्कोर को बढ़ा रहे होंगे। क्लियर हुआ? यानी कि एक मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो कि गूगल की वायोलेशन है और उसकी वजह से गूगल मेरी वेबसाइट को बंद कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है, तो गूगल मेरा वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या होगा? हायर होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अपनी वेबसाइट की लिंक्स किसी नेगेटिव वेबसाइट्स के ऊपर जाके दे रहा हूं तो उस केस के अंदर भी मेरा वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या होगा? हायर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? देखो 30% तक यूं समझा जाता है कि अगर आप 25 से 30% स्पैम स्कोर आपकी वेबसाइट का है तो उसमें आपको कोई बहुत खास इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। बट जब आप 30% से ऊपर जाते हो तो डेंजर का एलिमेंट शुरू होना शुरू हो जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली 75% के बाद तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो रही होती है। ठीक है? क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड? डन हो गया। स्पैम स्कोर के बाद अब असल मेन मुद्दे की बात आती है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर बैकलिंक्स, जिसके ऊपर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ बेस करने वाली है एंड इट इज अ मेन रोल, मेन गुड ऑफ आवर ऑफ पेज एसईओ आर बैकलिंक्स। बैकलिंक क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले बताया। अच्छा एक चीज समझ लेना, ये बैकलिंक इनबाउंड लिंक नहीं होगा, मेरे आउटबाउंड लिंक के आगे से एक फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बैकलिंक का नाम देते हैं। ठीक है? इनबाउंड लिंक की नहीं, आउटबाउंड लिंक की एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बैकलिंक का नाम देंगे। वो किस तरह? किसी की वेबसाइट पे अगर कोई आउटबाउंड लिंक लगा है जो यूजर को मेरी वेबसाइट तक लेके आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मेरा आउटबाउंड लिंक कहलाएगा। ठीक है? सॉरी मेरा नहीं, उस यूजर का आउटबाउंड लिंक कहलाएगा और वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? मेरा बैकलिंक कहलाएगा कि यूजर को उसकी वेबसाइट से वो कहां लेके आ रहा है? मेरी वेबसाइट पे लेके आ रहा है, वो मेरा बैकलिंक कहलाएगा। अगर आप किसी को आउटबाउंड लिंक दे रहे हो तो वो एक्चुअल में उसके लिए बैकलिंक कहलाएगा उसका। ठीक है? क्लियर है यहां तक सबको? अब जरा ये चीज समझिए ना, इसको हम लोग करते क्यों है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि गूगल हर एक वेब पेज के ऊपर आता है, वेब पेज को क्रॉल करता है, स्कैन करता है और स्कैन करते करते लिंक्स के थ्रू दूसरे लिंक्स के ऊपर भी जाना शुरू कर देता है। अगर मुझे बैकलिंक मिल रहा है किसी दूसरे की वेबसाइट से, मुझे किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल रहा है, मुझे एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल रहा है, तो गूगल क्या करेगा? लाइक फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे वेबसाइट है जिसका नाम है abc.com, जिसकी डोमेन अथॉरिटी है 10। मेरी वेबसाइट है यहाँ पे जिसका नाम है adc.com और इसकी डोमेन अथॉरिटी है कितनी? 5। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और मैं जाता हूँ और इस डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से क्या करता हूँ? एक बैकलिंक ले लेता हूँ अपनी इस वेबसाइट के ऊपर। गूगल का क्रॉलर जब भी इस वेबसाइट को क्रॉल करने आएगा, जब भी इस वेबसाइट को स्कैन करने आएगा, वो क्या देखेगा? यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक बैकलिंक पड़ा हुआ है। उस बैकलिंक के ऊपर जब वो मूव करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको पता चलेगा अच्छा भाई ये वाली वेबसाइट भी है जिसको एक अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट बैकलिंक दे रही है। इसको बिल्कुल इसी तरह समझ लो, इसको बिल्कुल इसी तरह समझ लो कि एक फॉर एग्जांपल आप इधर क्लास में आते हो या किसी इंस्टीट्यूट में आते हो, आपको एडमिशन कराने के लिए आ रहे हो और आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने आ रहे हो, डायरेक्ट आप मुंह उठा के आ रहे हो वैसे ही और आगे कहते हो सर मुझे एडमिशन दे दें। आपकी यहाँ पे रेपुटेशन क्या होगी? बिल्कुल नॉर्मल जो एक आम स्टूडेंट की रेपुटेशन होती है, जिस तरह आम हजारों वेबसाइट्स आ रही हैं, आपकी वेबसाइट की भी वैसी रेपुटेशन होगी। बट जैसे ही आप यहाँ पे एडमिशन कराने आ रहे हो, आपको एक रेफरल कॉल यहाँ पे करवा रहे हो किसी ऐसे बंदे से जिसकी रेपुटेशन पहले ही यहाँ पे स्ट्रांग है, तो क्या अब इस इंस्टीट्यूट में आपकी रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आप एक हाई रेपुटेशन वाले बंदे से रेफरेंस करवा के, रेफरेंस कॉल करवा के आ रहे हो। यूं समझ लो कि ये जो आपको बैकलिंक दे रहा है 10DA वाला वेबसाइट वाला बंदा, ये गूगल की नजर में एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा है, गूगल को एक रेफरेंस दे रहा है कि भाई ये भी बंदा एक है, एक अच्छा बंदा है, इसकी भी वेबसाइट पर जाके क्रॉल कर लो, सिफारिश कर रहा है एक किस्म की। ठीक है? तो जितनी हायर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स आपको बैकलिंक्स देती जाएंगी, मतलब कि आपकी सिफारिश करती जाएंगी, उतनी आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी आपकी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी और उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सर अगर यानी एक छोटी है और एक बड़ी वेबसाइट है, अगर छोटी उसको बड़ी को बैकलिंक है, इस पर असर पड़ेगा?
असर ये पड़ेगा कि गूगल को ये भी देखता है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है। तो बस इतना असर होगा कि वो आपकी बैकलिंक प्रोफाइल में बैकलिंक काउंट हो रहा होगा, ये असर नहीं होगा कि वो आपकी डीए बढ़ा रहा होगा किसी भी सूरत में, ठीक है। हाँ, असर एक और चीज में भी होगा, वो भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जैसे डाउन न्यूज है, वो भी तो बीबीसी को करता है, बैक लिंक देता है, इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि बीबीसी तो बड़ा है। बीबीसी की डीए अगर ज्यादा है डॉन न्यूज से, तो उसकी डीए के ऊपर फिर इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, बट यस उसके पास ट्रैफिक के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि डॉन न्यूज पे भी तो एक अच्छी खासी ट्रैफिक पड़ी हुई है ना, वो सारी ट्रैफिक अब वहां से कहाँ जा रही होगी, बीबीसी के ऊपर जा रही होगी। तो दो चीजों के लिए बैकलिंक्स होते हैं, एक ट्रैफिक गेन करने के लिए भी होता है और एक क्रॉलर के लिए भी होता है। क्रॉलर तो आपकी डीए बढ़वा देता है, बट ट्रैफिक भी आप बैकलिंक से अच्छी खासी जनरेट कर रहे हो। तो इसको यूं ही समझ लो कि आप इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बना के जाते हो, एक नया ब्रांड बन के जाते हो, और वहां जाके आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड सेल आउट करना शुरू कर देते हो। इनिशियली आपके लिए क्या ट्रस्ट गेन करना इजी होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो लोग उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, उनसे स्टोरी शाउट आउट्स लेते हैं। तो जब वो आपके वेबसाइट आपके पेज को स्टोरी शाउट आउट्स देते हैं, एक हायर फॉलोअर्स वाले पेज आपको स्टोरी शाउट आउट देता है, तो वहां से यूजर्स ट्रस्ट करके आपके पेज के ऊपर आते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह गूगल के ऊपर भी होगा कि जब कोई हायर डोमेन अथॉरिटी वाला, हायर ट्रैफिक वाला बंदा आपको शाउट आउट देगा, आपको बैकलिंक देगा, तो वहां से लोग भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे होंगे और गूगल का क्रॉलर भी ट्रस्ट कर रहा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, यार ये बंदा भी कोई ऑथेंटिक बंदा है जो इतने वेबसाइट्स वाले इसको लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है अभी यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? डन हो गया। अब जरा आगे चलते हैं इसमें मजीद। बैकलिंक्स की मेरे पास दो टाइप्स होती हैं, तो दो टाइप्स कौन कौन सी, जरा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, बैकलिंक्स की मेरे पास दो टाइप्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं और एक अच्छा बैकलिंक किस तरह से कंसीडर किया जाता है, हम इनके ऊपर स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहली बैकलिंक की टाइप मेरे पास आती है कौन सी, डू फॉलो बैकलिंक, एंड दूसरी टाइप कौन सी होती है, नो फॉलो बैकलिंक। क्या डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक के बारे में किसी ने सुना है कभी? क्या होता है डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक? जैनब ताहिर है, एब्सेंट है, हमजा, अली हैदर, जावेद, जाहिद, फिरोज, मोहम्मद जैन, पॉकेट में दोबारा बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास बैकलिंक्स की दो अलग अलग टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज डू फॉलो बैकलिंक एंड नंबर टू इज नो फॉलो बैकलिंक, ठीक है। सबसे पहले हम जरा बैकलिंक्स की टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक अच्छा बैकलिंक कौन सा बैकलिंक होता है और अपनी वेबसाइट के लिए हमें किस किस तरह के बैकलिंक्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सबसे पहला बैकलिंक है मेरे पास एक डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है? डू फॉलो बैकलिंक वो बैकलिंक होता है जिस बैकलिंक के थ्रू आपकी डोमेन अथॉरिटी पास
होती है। यानी कि अगर आप एक हायर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से एक लो डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट के तौर पे एक बैकलिंक ले रहे हो, अगर आपका बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक है तो उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर डोमेन अथॉरिटी पास हो रही होगी। अगर आपका बैकलिंक नो फॉलो बैकलिंक है तो उसके अंदर डोमेन अथॉरिटी पास नहीं हो रही होगी। मेन दो डिफरेंसेस होते हैं डू फॉलो बैकलिंक में और नो फॉलो बैकलिंक में, ठीक है। डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक के दो डिफरेंसेस मेन यही है। नंबर वन ये कि डू फॉलो बैकलिंक में डोमेन अथॉरिटी पास हो रही होगी और नो फॉलो बैकलिंक में डोमेन अथॉरिटी पास नहीं हो रही होगी। सेकंड नंबर पे डू फॉलो बैकलिंक को गूगल क्रॉल लाजमी करता है, बट नो फॉलो बैकलिंक को अक्सर औकात गूगल का क्रॉलर जो है वो क्रॉल नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी करता भी है, बट इन सम केसेस गूगल का क्रॉलर नो फॉलो बैकलिंक को क्रॉल नहीं करता। और साथ में जो मेजर डिफरेंस है वो तो यही है कि डोमेन अथॉरिटी भी उस केस के अंदर पास आपकी नहीं हो रही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक नो फॉलो बैकलिंक ले रहा हूं बीइंग अ लोअर रैंक्ड वेबसाइट, मेरी एक कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, आपकी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, उस केस के अंदर अगर मैं आपसे 100 बैकलिंक्स भी ले लूं नो फॉलो के तो मेरी डोमेन अथॉरिटी पे कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, मुझे आपकी तरफ से कोई डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज नहीं मिलने वाला है। बट अगर वो एक बैकलिंक भी मुझे डू फॉलो बैकलिंक मिल जाता है तो वो एक डू फॉलो बैकलिंक मेरी डोमेन अथॉरिटी को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक में मेरी वेबसाइट की डीए इंक्रीज हो रही होगी और नो फॉलो में मेरी वेबसाइट की डीए इंक्रीज नहीं हो रही होगी। यहां तक क्लियर है सबको? अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सर अगर नो फॉलो बैकलिंक में डीए इंक्रीज होती ही नहीं है, इसके अंदर गूगल का क्रॉलर कभी कभी वो भी मिस हो जाता है, तो एक्चुअली नो फॉलो बैकलिंक बनाए ही क्यों जाते हैं, या नो फॉलो बैकलिंक का मकसद ही क्या है? अगर मैं आज से कुछ साल पीछे की हिस्ट्री की बात करूं तो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हमारे पास सिर्फ एक ही बैकलिंक होता था और वो होता था डू फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था मेरे पास, राइट। नो फॉलो बैकलिंक क्यों बनाया गया? नो फॉलो बैकलिंक इसलिए बनाया गया, लोगों ने क्या करना शुरू किया, अब बैकलिंक तो डू फॉलो ही है, डीए तो पास होनी ही होनी है। लोगों ने क्या किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एक बहुत हायर डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, उसमें कहीं पे कोई सेक्शन पड़ा हुआ कमेंट्स वाला, मैंने क्या करना है, आपकी वेबसाइट में जाना है और कमेंट्स वाले पार्ट के अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक पेस्ट करना शुरू कर देना है। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल रहा है मेरी वेबसाइट को, आपके बेशक मैंने कमेंट्स वाले पार्ट में जाके लिंक लगाया, बैकलिंक तो मिल गया ना मुझे, वहां से गूगल के क्रॉलर को तो पता चल गया कि बैकलिंक आ रहा है मेरे पास, तो वहां से डीए मुझे फ्री में मिलना शुरू हो गई। सेकेंडली लोगों ने क्या किया, आपकी वेबसाइट का बैकलिंक, मुझे आप पे गुस्सा आया, मैंने आपकी वेबसाइट का लिंक उठाया और जितनी स्पैमी वेबसाइट्स हैं, जितनी नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में जाके आपका लिंक लगाना शुरू कर दिया। अगेन डू फॉलो बैकलिंक है तो आपकी भी डीए उससे इफेक्ट हो रही होगी, क्योंकि आप स्पैमी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो आप सारे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को कवर करने के लिए गूगल ने आईकेस 2006 के अंदर एक नया बैकलिंक के टाइप को इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड दैट टाइप इज रेफर्ड टू एज नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक की उसने एक शर्त रख दी थी, वो शर्त ये थी कि जितने भी यूजीसी कंटेंट होंगे, यूजीसी कंटेंट का मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट होंगे, उन तमाम कंटेंट्स में आपका लिंक नो फॉलो लिंक होगा। इसके अलावा जो बाकी लिंक्स होंगे उनके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डू फॉलो लेना चाहते हो या नो फॉलो, बट जितने भी यूजीसी कंटेंट है उन तमाम के अंदर लिंक्स नो फॉलो होगा। यूजीसी का क्या मतलब है, अगर आप किसी की वेबसाइट पर जाके कमेंट कर रहे हो तो कमेंट क्या है, यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट है। एक वेबसाइट के ऊपर जो भी काम एक एक्सटर्नल यूजर आके करता है वो सारे काम आपके कहलाते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, और जो भी वेबसाइट वाला बंदा खुद उसके ऊपर करता है वो यूजीसी के अंदर फॉल नहीं करते। तो अगर आप लिंक ले रहे हो वेबसाइट के ऑनर से डायरेक्टली खुद, तो उसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप वहां से डू फॉलो भी ले सकते हो, नो फॉलो भी ले सकते हो। बट अगर आप लिंक ले रहे हो डायरेक्ट किससे, एक यूजीसी तरीके से, तो यूजीसी कंटेंट वाले मेथड्स के अंदर आपको 90% केसेस में लिंक कौन सा मिलता है, नो फॉलो लिंक मिलता है। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। अब हम लोग जरा एक दफा गूगल के ऊपर चल के एक डू फॉलो या नो फॉलो लिंक की सिंटेक्स को देख लेते हैं, इनके सिंटेक्स के अंदर क्या फर्क है, ठीक है। मैं इधर आता हूं और आके लिखता हूं नो फॉलो एंड डू फॉलो बैकलिंक सिंटेक्स और मैं कर देता हूं एंटर। मैं इमेजेस में जाता हूं, ठीक है, इधर जाता हूं एंड
ये हैं? ये देखो, ये मेरे पास एक्चुअली एक सिंपल बैकलिंक देने का या आउटबाउंड लिंक देने का एक मेरे पास है सिंटेक्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो सबसे पहला बैकलिंक मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है, ए href सिंटेक्स आ गया टैग इसका, ठीक है, टैग के आगे इज इक्वल टू लिंक, इस लिंक के ऊपर वहां पे वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लिंक बना रहा है। किस टाइप का बना रहा है, डू फॉलो बैकलिंक बना रहा है। क्यों, यहाँ पे कहीं पे भी उस लिंक में नो फॉलो मेंशन नहीं किया हुआ। जो डू फॉलो बैकलिंक का सिंटेक्स होता है उसके अंदर कहीं भी डू फॉलो या नो फॉलो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया होता। बट वो लिंक जिसको आपने नो फॉलो बैकलिंक बनाना होता है उसके लिए क्या होता है, यहाँ आके आपको मेंशन करना पड़ता है क्या, रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर तो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो कि इस बैकलिंक को आपने डू फॉलो बनाना है या नो फॉलो बनाना है। बट अगर आप किसी भी लिंक को चेक करना चाहो उसकी कोडिंग में जाके कि भाई ये डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है, तो उसका तरीका क्या होगा, आप उसको इंस्पेक्ट पे जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा उसके सिंटेक्स के अंदर क्या लिखा होगा, रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो। लाइक हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाके देख लेते हैं, हम लोग कोई वेबसाइट खोल लेते हैं मेरी वेबसाइट पे भी ये वाले लिंक्स नहीं लगेगा, मैं इसलिए भी उसमें जाके दिखा रहा, इस वाली डेफो वाली पे, ठीक है। मैं कोई और वेबसाइट, हाँ ये वाली भी मैंने इंडेक्स पे नहीं की हुई, ये रिसेंटली मैंने पब्लिश किया, इसमें मैंने नहीं किया अभी। मैं जाता हूँ आईडिवर्सिटी की वेबसाइट पे चला जाता हूँ और वहां पे देखता हूँ, वहां पे कहीं पे मुझे कोई लिंक देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आईडिवर्सिटी की वेबसाइट में जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड लेट्स सी यहाँ पे कोई मुझे लिंक देखने को मिल जाए। इसके अंदर ये आ गया, ये देखो अब ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, जिस आर्टिकल के अंदर इस वेबसाइट पे यहाँ पे ये एंकर टेक्स्ट बना हुआ है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा होता है, बेशक वो कोई भी लिंक हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई भी लिंक हो, जिस भी टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा होगा उस टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये एंकर टेक्स्ट के पीछे लिंक कौन सा लगा हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं क्या कर दूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूंगा लाइक दिस एंड लेट्स सी यहाँ पे मुझे इसका क्या सिंटेक्स दिखाता है। अच्छा ये इन्होंने इंटरनल लिंक ही लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल लिंक नहीं है इनका। एक्सटर्नल लिंक के लिए हम लोग कोरा की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। कोरा के ऊपर काफी एक्सटर्नल लिंक्स लगे होते हैं, मैं वहां जाके आपको एक दफा दिखा देता हूँ। हमने लॉगिन करना था। चलो खैर मैं आगे आपको चल के जैसे जैसे मेरे पास और वेबसाइट्स आती रहेंगी, मैं किसी वेबसाइट में स्पेसिफिक लिंक निकाल के आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे किस तरह से एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं और कहाँ पे डू फॉलो लिंक्स लगे हुए हैं, कहाँ पे नो फॉलो लिंक्स लगे हुए हैं। बट अभी के लिए समझने के लिए इतना समझ लो, सिंपल इज दैट कि डू फॉलो लिंक कौन सा है, जिस लिंक के अंदर आपको डोमेन अथॉरिटी पास हो रही है, और नो फॉलो लिंक कौन सा है जिसके अंदर आपकी डोमेन अथॉरिटी पास नहीं हो रही। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, क्लियर है।
अब सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है कि भाई एक अच्छा बैकलिंक किस तरह का बैकलिंक कंसीडर होता है, यानी कि मेरे पास मैं कितने बैकलिंक्स मुझे लेने चाहिए और किस तरह का बैकलिंक एक अच्छा बैकलिंक के तौर पे कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर मेरे पास जिस तरह की भी वेबसाइट आती है, क्या किसी भी किस्म का बैकलिंक लेना मेरी वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल होगा? तो उसका आंसर है बिल्कुल नो। बैकलिंक्स के लिए आपका जो मेन काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी देखना चाहिए आपको आपकी बैकलिंक्स की रेलिवेंसी को। आपका अगर बैकलिंक आपको रेलिवेंट कंटेंट के ऊपर बैकलिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपका रिच एंकर टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर आपको उस बैकलिंक का कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मैं आईडिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले रहा हूं और मैं वो बैकलिंक जाके ले लेता हूं किससे, किसी क्रिकेट वाली वेबसाइट से। किसी क्रिकेट की वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई क्रिकेट का आर्टिकल लगा हुआ है और उसके अंदर से मैं बैकलिंक जाके उठा लेता हूँ आईडिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए। क्या उसके कहीं पे रेलिवेंसी मीट हो रही होगी? कहीं भी नहीं। वहां बात हो रही है क्रिकेट बैट की और क्रिकेट बैट से मैंने बैकलिंक ले लिया कहां पे? अपनी आईडिवर्सिटी के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। वहां पे तो कोई रेलिवेंसी मीट ही नहीं हुई। तो जब तक रेलिवेंसी मेंटेन नहीं होगी, रेलिवेंसी मीट नहीं होगी, तब तक आपके पास वहां पे कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं देखने को मिलने वाला, ना ही वो आपका कोई अच्छा बैकलिंक आपके लिए साबित होने वाला है। इसी तरह रिच एंकर टेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैकलिंक की स्ट्रेटेजी के अंदर। रिच एंकर टेक्स्ट का क्या मतलब है? आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक चलो अब हम यहाँ पे आईडिवर्सिटी वाला ही वही वाला आर्टिकल एक दफा खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने बंद कर दी, मैं आपको वो वाला आर्टिकल एक बार खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे होता है क्या है एंकर टेक्स्ट के अंदर, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, आप वहां पे टेक्स्ट लिखते हुए यहाँ पे आ रहे हो कि सर कोई दिस इज द क्रिकेट बैट एंड दिस इज दिस, लिखते लिखते आपने एक वर्ड पकड़ा इज, और उस इज के वर्ड को एंकर टेक्स्ट बना दिया, उसके ऊपर लिंक लगा दिया। और लिंक कहाँ पे दे रहे हो आप? अगेन किसी क्रिकेट वाली वेबसाइट को दे रहे हो। क्या आपका वो रिच एंकर टेक्स्ट होगा? नहीं। रिच एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जो आपके लैंडिंग पेज, यानी कि जहां पे यूजर को आप लैंड करवा रहे हो उस बैकलिंक पे क्लिक करके, उस बैकलिंक के साथ भी वो रिलेट कर रहा हो आपका वो टेक्स्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको उसी दोबारा ब्लॉग के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी इस ब्लॉग के ऊपर आया था, जैसे ही मैं इस ब्लॉग के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। नीचे आता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे The ethical hacking course offered by Ideoversity includes a wide range of subjects। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लाइन है पूरी, उस लाइन के अंदर ये एंकर टेक्स्ट रिलेट कर रहा है कि कोई एक्स्ट्रा जबरदस्ती ऐड किया हुआ है? रिलेट कर रहा है, बिल्कुल लाइन के सीक्वेंस में आ रहा है। और सीक्वेंस में आने के साथ जहां पे मुझे ये लैंड करवा रहा है, कहां पे लैंड करवा रहा है मैं जरा देख लेता हूँ। आईडिवर्सिटी के मेन पेज के ऊपर। जब मेन पेज के ऊपर लैंड करवा रहा है, उस मेन पेज के साथ ये वाला वर्ड रिलेट करता है? बिल्कुल करता है। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास? एक रिच एंकर टेक्स्ट बन रहा है विद मेरी रेलिवेंसी भी यहाँ पे मीट हो रही है। दो चीजों का आपने ख्याल रखना है बैकलिंक्स बनाते हुए। नंबर 1 कि आप लोगों का रेलिवेंसी लाजमी तौर पे मीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो एक रिच एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। आपके एंकर टेक्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है और वो आगे लैंड किसी और जगह पे जाके करवा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लैंडिंग पेज किसी और टॉपिक पे है और आप बैकलिंक किसी और जगह से ले रहे हो, वो बिल्कुल इररेलेवेंट जगह है, ठीक है। तो दोनों चीजों की रेलिवेंसी और आपके एंकर टेक्स्ट की रिचनेस, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके अच्छे बैकलिंक के लिए, राइट। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, हमने एक अच्छा बैकलिंक ले लिया, अच्छा सब कुछ ले लिया, बट आई गेस हमें तो चाहिए कि हम लोग सारे के सारे डू फॉलो बैकलिंक्स ही लें, क्योंकि अगर हम नो फॉलो लेंगे तो डोमेन अथॉरिटी पास नहीं होगी, और डोमेन अथॉरिटी पास नहीं होगी तो हमें बैकलिंक लेने का फायदा भी कोई नहीं होगा। तो क्या हमें नो फॉलो बैकलिंक्स लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, मैं आप लोगों से एक पॉलिटिकल फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाईजान इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इस पीटीआई की पार्टी को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कोई मैं बाहर से बंदा बन के आता हूँ और पूरे पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक मिनट ठीक है, अगर पूरे पाकिस्तान की आबादी उठ के यही कहती रहे हाँ जी सर मैं ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, कोई एक बंदा भी बीच में उठ के ना कहे कि भाई मैं सोच के बताता हूँ या ये नहीं ये बंदा अच्छा है, तो क्या आपको शक नहीं हो जाएगा कि यार लगता है इससे तो ये बंदे खरीदे हुए तो सारे एक ही बात करी जा रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह अगर मैं गूगल के केस में बात करूं तो गूगल को भी एक चीज आपसे डिमांड करता है एंड दैट इज योर लिंक डाइवर्सिटी। लिंक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? गूगल को अगर आप सारे के सारे अपनी वेबसाइट पे
एंड 10% डू फॉलो बैकलिंक्स लगा देते हो, तो गूगल शक में पड़ जाता है कि भाई ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसको सारे डू फॉलो बैकलिंक्स मिल रहे हैं। उस शक से बचाने के लिए गूगल को हम लोग अपने लिंक के अंदर लिंक डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, यानी कि अपने लिंक्स के अंदर ऑलमोस्ट 75 एंड 25% की रेशियो मेंटेन करते हैं डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स के अंदर। आइडियल केस के अंदर आप अपनी वेबसाइट पे 75% डू फॉलो बैकलिंक्स लेके आ रहे होगे, जबकि 25% क्या लेके आ रहे होगे, नो फॉलो बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स की आपके जो क्राइटेरिया है ये कहीं पे कम या कहीं पे कुछ ज्यादा तो हो सकता है, बट इस तरह नहीं हो सकता है कि आप कहो कि बिल्कुल ही आप 50-50% पे ले आओ या 10-20 पे ले आओ। आप लोग 75-25 को 70-30 या 65-35 तक मैक्सिमम लेके आ सकते हो। आइडियल क्राइटेरिया क्या है, 75% डू फॉलो बैकलिंक एंड 25% नो फॉलो बैकलिंक। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट स्टार्ट होता है बैकलिंक की स्ट्रेटजीज का, कि भाई हम लोग किस किस तरह से बैकलिंक्स को जनरेट करवा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर रहते हुए एक्चुअल के अंदर हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इन स्ट्रेटजीज पे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक पूरी स्ट्रेटजीज को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन डेप्थ जाके टोटली कवर करें। तो नेक्स्ट वीक की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं जिसके अंदर हम स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं। ट्राई टू बी प्रेजेंट फिजिकली इन दैट क्लासेस। बाय देन बैकलिंक्स की पार्ट तक किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला परेशानी है तो बताओ, वरना हम उसको आगे क्लियर करें। क्लियर है सबको? ऑल गुड? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड। आप लोगों ने सबने कल के असाइनमेंट के मुताबिक आर्टिकल्स लिखे थे? नहीं लिखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लिखे। आप लोगों को सबको ब्लॉगर का आइडिया है? ब्लॉगर के ऊपर पब्लिश हुए हुए, अब मुझे कल अगर आप लोगों की वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट्स के ऊपर, नहीं तो ब्लॉगर के ऊपर मुझे नेक्स्ट वीक अब आप लोगों से चाहिए 5 आर्टिकल्स। वो पांचों के पांचों आर्टिकल्स आपके होंगे 1000 वर्ड्स के, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और उन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए मैक्सिमम भी 10% प्लेगरिज्म, इससे ऊपर का प्लेगरिज्म नहीं एक्सेप्टेबल होगा। और हर आर्टिकल के ऊपर मुझे फुल ग्रीन पेज चाहिए योस्ट एसईओ की तरफ से, यानी कि मुझे योस्ट एसईओ की तरफ से हर आर्टिकल के ऊपर इनबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स, आपकी प्रॉपर पूरी जो एडिटिंग है वो पूरी डिजाइंड एडिटिंग चाहिए होगी मुझे आपके पूरे आर्टिकल पर। आप लोग गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाके सर्च करोगे, एक सेकंड, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है योस्ट एसईओ चेकर और आपने कर देना एंटर। आपके सामने जो पहला लिंक आएगा इसके ऊपर जाके आपने अपना कंटेंट पेस्ट करना है और ये आपको बिल्कुल उसी तरह बता देगा कि आपके आर्टिकल में क्या क्या रेड सिग्नल्स हैं, क्या क्या ग्रीन सिग्नल्स हैं। आपने तमाम रेड सिग्नल्स को ग्रीन करके आना है। मैं यहाँ से आके मैन्युअली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके चेक करना है प्लेगरिज्म चेकर। आपके सामने अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर आप अपना आर्टिकल ऐड करके इनके ऊपर प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो कि प्लेगरिज्म कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों की इस मासूमाना सी असाइनमेंट के साथ, जिसके अंदर आप लोगों के 5 आर्टिकल्स होंगे 1000 वर्ड्स के कंप्लीट, जिसके अंदर आप लोगों के पिक्चर्स, आप लोगों के ऑल टेक्स्ट, आप लोगों के कीवर्ड्स, आप लोगों की कीवर्ड डेंसिटी, इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स, आप लोगों के H1 H2 H3 की हेडिंग्स, तमाम चीजें प्रॉपर्ली डिफाइंड इसके अंदर कवर हो रही होंगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों के लगानी है सर, 1 मिनट में लगा देता हूँ। नहीं 108 की मुझे तरफ से देगा और वो मेरी भी लगा फतेह उस्मान, मोहम्मद उमर मुनीब, नवाज शरीफ, नूरुल अहम खालिद, मुर्तजा अब्बास, मुबीनुल निसा, अली अहमद, अकील शहजाद, मोहम्मद सलमान, इकरा अब्बास, उस्मान मुदस्सिर। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।